नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट 6 तक आपके हो चुकी थी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वो भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 के बारे में। यूनिट का नाम है असिस्टिंग इंडिविजुअल एंड फैमिली टू प्रमोट एंड मेंटेन देयर हेल्थ। मतलब किसी भी इंडिविजुअल को या फैमिली को हमें क्या करना है, असेस करना है ताकि क्या हो सके, उसका हेल्थ है और हेल्थ मेंटेन और प्रमोट हो सके। कंप्लीट वन शॉट में देखेंगे हम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रिजल्ट आपका आ ही चुका है। उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट अच्छा आया हो। नंबर बताएं कितने नंबर आए, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेसन सभी को। 4 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया ना आपका। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जिसके वार्निंग साइन क्या क्या हो सकते हैं। अब जैसे हमने यूनिट 4 सॉरी सेमेस्टर 4 में हमने कैंसर के वार्निंग साइन के बारे में बात करी थी। ठीक है, वैसे ही आज हम बात करने वाले बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जिसके वार्निंग साइन क्या क्या हो सकते हैं। वार्निंग साइन ऑफ द वेरियस डिजीजेस। देयर आर मेनी वार्निंग साइन या वार्निंग साइन ऑफ वेरियस डिजीज, बट हेयर आर सम ऑफ मोस्ट कॉमन। ऐसे तो बहुत सारे वार्निंग साइन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ कॉमन वार्निंग साइन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन किस किस डिजीज में देखने को मिलता है? तो द चेस्ट पेन, दिस कैन बी साइन ऑफ ए हार्ट अटैक। एक तो हार्ट अटैक का साइन हो गया, बट इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय अदर प्रॉब्लम सच एज हार्टबर्न, इनडाइजेशन एंड मसल स्ट्रेन। भाई मेनली तो चेस्ट पेन किसका साइन है? हार्ट अटैक का साइन है। एम आई जिसे बोलते हैं, एम आई हो गया, एंजाइन हो गया, हमने पढ़ा था। लेकिन इसके अलावा भी हार्टबर्न हो गया, इंडाइजेशन हो गया, मसल स्ट्रेन हो गया। इनका भी साइन क्या हो सकता है? हार्ट पे सॉरी चेस्ट पेन हो सकता है। इसी के साथ साथ हम और जोड़ सकते हैं ब्लड प्रेशर हाइपर इंक्रीज, हाइपरटेंशन हो गया, उसमें भी आपको चेस्ट पेन देखने को मिल रहा है। सेकंड आता है एब्डोमिनल पेन। अब पेट दर्द किस किस प्रॉब्लम में हो सकता है? तो दिस कैन बी साइन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम इंक्लूडिंग स्टोमक अल्सर। क्या क्या हो सकता है? स्टोमक अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर बोल सकते हैं जिसे हम, एपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिक्स का क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन, एंड गॉल ब्लैडर डिजीजेस। ओके, सडन वेट लॉस और वेट गेन, वजन कम हो गया या बढ़ गया। तो दिस कैन बी साइन ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज में देखने को मिलता है ये। थायराइड प्रॉब्लम हो गई, कैंसर हो गया। ठीक है, और भी आपके पास अगर कोई डिजीज आ रही हो आपके दिमाग में तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। चेंज इन एपिटाइट्स, एपिटाइट मतलब कि भूख लगना, एक तरीके से भूख में चेंज आ जाना, या तो कम लगना है फिर ज़्यादा लगना। तो दिस कैन बी साइन ऑफ डिफरेंट डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर, डिप्रेशन, HIV, एड्स। मतलब इसमें क्या हो जाता है, भूख कम लगती है। अब यहाँ पर वेट लॉस है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? HIV, एड्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एड्स में भी आपके वेट लॉस होता है। ठीक है, लेकिन उसमें सडन नहीं होता, धीरे धीरे होता है। पहले 10% होगा, फिर 20%, फिर 50%। फैटिक और वीकनेस, थकान और कमजोरी किस में आएगी? तो ये देखने को मिलता है आपको एनीमिया में, खून की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, RBCs, हीमोक्रिट्स, क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम एंड हार्ट डिजीज। ओके, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग। अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग में क्या क्या हो सकता है? तो वेरियस प्रॉब्लम इंक्लूडिंग कैंसर। कैंसर, अब हमने जो वो कैंसर पढ़ा था, कौन सा? सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, उसमें देखा था हमने ये चीज़। ब्लड क्लोटिंग हो गया, ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ब्लड क्लोट ही नहीं जम रहा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। एंड लीवर डिजीज। विजन चेंज, आंखों में प्रॉब्लम किस किस में हो सकती है भाई देखने में? दिस कैन बी साइन ऑफ मेनी डिफरेंट डिजीजेज इंक्लूडिंग ग्लूकोमा। कौन कौन सा हो गया? ग्लूकोमा हो गया। ग्लूकोमा में क्या होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर, पता है आपको? बिल्कुल सर। कैटारेक्ट्स हो गए, कैटारेक्ट पता है आपको, लेंस में प्रॉब्लम हो जाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया। ओके, हेडेक की बात करते हैं। हेडेक, सरदर्द किस में होता है? सरदर्द बहुत सारी डिजीज होती है जिसमें मैक्सिमम सरदर्द ही रहता है। फीवर आएगा तो भी आपके सरदर्द हो सकता है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर एंड ब्रेन ट्यूमर, और भी बहुत सारी डिजीजेज है एटसेट्रा। वार्निंग साइन ऑफ स्पेसिफिक डिजीज। अभी तो हमने कॉमन की बात कर ली, अब देख लेते हैं अपन स्पेसिफिक डिजीज के बारे में। जैसे कैंसर है, तो कैंसर में क्या क्या वार्निंग साइन हो सकते हैं? कैंसर कॉज वेरियस सिम्टम्स, मतलब इसके सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं? ऑन डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ कैंसर एंड इट्स लोकेशन। इसके कैंसर के टाइप पर और लोकेशन के बेसिस पर अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि सम कॉमन सिम्टम्स इंक्लूडेड अनएक्सप्लेन वेट लॉस,
वेट लॉस में भी हमने देखा वेट लॉस किस में होता है, कैंसर में होता है। फैटिक हो गया, फीवर हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग एंड चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स। ठीक है, बाउल एंड ब्लैडर हैबिट से उसमें भी चेंजेस आ सकता है, किसमें, कैंसर में। और आप इसमें ऐड कर दो, कौन सा ऐड करेंगे हम सर, इसमें एक ऐड कर देंगे अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग। ठीक है, हार्ट डिजीज में क्या क्या देखने को मिलता है, तो हार्ट डिजीज में चेस्ट पेन हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो गया, फेटिक डिजीनेस हो गया। डायबिटीज की अगर हम बात करें, डायबिटीज कैन कोज सिम्टम्स सच एज इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास लगती है एक तरीके से, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन करने की इच्छा होती है एक तरीके से, अनएक्सप्लेन वेट लॉस एंड फैटिक हो गया। स्ट्रोक, अब स्ट्रोक क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक पढ़ा था आपने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, जब सर ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना, बिल्कुल, उसे सेरेब्रोवेस्कुलर सेरेब्रोवेस्कुलर भी बोलते हैं डिजीज, आया था आपके एग्जाम में भी, फोर्थ सेमेस्टर में। तो सडन वीकनेस और नंबनेस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी की एक साइड क्या हो जाएगी, नंबनेस हो जाएगी एक तरीके से, क्या हो जाएगा, सुन्न सुन्न देखने को मिलेगा शरीर। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, क्योंकि ब्रेन अफेक्ट हो रहा है तो स्पीकिंग में दिक्कत आएगी। विजन प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है। ओके, तो ये थी कुछ वार्निंग साइन ऑफ डिजीजेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। सबको पता है बीएमआई क्या होता है, फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं बीएमआई के बारे में। बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई इज सिंपल इंडेक्स दैट यूज टू क्लासिफाइड नॉर्मल वेट। क्या पता चलता है इससे, इससे पता चलता है कि कोई इंडिविजुअल है वो उस नॉर्मल वेट में है, उस ओबिसिटी है या अंडर वेट है। ओवर वेट बाई यूजिंग वेट फॉर हाइट इन अडल्ट। इसमें मतलब कि क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, देखो, वेट डिवाइड बाई हाइट मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसमें हम क्या है कि इसकी बीएमआई चेक कर लेते हैं। बीएमआई से पता चलता है कि अगर नॉर्मल बीएमआई है उससे कम आया तो मतलब कि वो क्या है, अंडर वेट है, मतलब कि कुपोषण का शिकार है। ठीक है, और ज़्यादा है तो मोटापा है, उसका ओबिसिटी है। नॉर्मल है तो कोई दिक्कत है नहीं। बीएमआई इज अ वैल्यू दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ वेट एंड हाइट ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की वेट और हाइट के अकॉर्डिंग हम उसकी बीएमआई कैलकुलेट कर देते हैं। आप सभी अपनी अपनी बीएमआई कमेंट करें, कैसे करोगे, फॉर्मूला देख लो आप कैसे। वेट, सबसे पहले बीएमआई, बीएमआई क्या होती है, वेट इन केजी, केजी में आपको वेट रखना है, डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, जितनी भी हाइट है उसको ऐसे सेट करके आप बीएम कैलकुलेट करके बिना गूगल की हेल्प किए हुए। ठीक है, और कमेंट करें कितने आपके बीएमआई, आप अंडर वेट है, कुपोषण का शिकार है, मोटापा है या फिर नॉर्मल वेट है, जरूर बताएं। तो नॉर्मल बीएमआई होती है 18.5 से 24.9। ठीक है, नॉर्मल बीएमआई ये होती है। लेकिन अगर इससे कम हो, 18.50 से क्या हो, कम हो, तो वो कंसिडर्ड होगा अंडर वेट में। और अगर 25 से ज़्यादा हो तो वो किस में होगा, ओवर वेट में होगा, मतलब कि मोटापा या फिर ओबेसिटी। ठीक है, तो बताएं जरूर अपनी अपनी। नेक्स्ट पॉइंट आता है वुमेन एब्यूज। वुमेन एब्यूज, अब ये बहुत देखने को मिलता है, सिटी में तो कम दिखता है, लेकिन जो रूरल एरिया है, विलेज टाइप है जो, उसमें देखने को ज़्यादा मिलता है वुमेन एब्यूज। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि वुमेन है वो थोड़ी कम एजुकेटेड रहती है। एजुकेटेड रहते हैं तो वो ये प्रॉब्लम है उनसे बच सकते हैं। कैसे, देखो चलो, होता क्या है, वुमेन एब्यूज मीन्स काइंड ऑफ हार्म, मिस ट्रीटमेंट और वायलेंस डन टू वुमेन फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली और मेंटली बाय अदर्स, यूजुअली इन पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप। मतलब कि वुमेन, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं लेडीज या वुमेन है, उनके साथ मिसबिहेव करना, मिस ट्रीटमेंट करना, काइंड ऑफ हार्म, एक तरीके से उनको नुकसान पहुंचाना, कौन कौन से हो सकता है, उनकी तरफ वायलेंस करना, हिंसात्मक, क्या क्या हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, सेक्सुअली एंड मेंटली। इन चारों पांचों तरीके से उनको क्या करना, परेशान करना या फिर हार्म करना, नुकसान पहुंचाना। अब वो या तो उसका पर्सनल हो सकता है या सोशली भी हो सकता है। ठीक है, या तो भाई उनके घर वाले ही कुछ करे उसके साथ, या फिर सोसाइटी करे, तो वो सभी किस में आता है, वुमेन एब्यूज में आता है।
अब टाइप्स ऑफ वुमेन एब्यूज़ की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है फिजिकल एब्यूज़। तो फिजिकल एब्यूज़ की देखें हम तो फिजिकल एब्यूज़ क्या होता है, द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म फिजिकल एब्यूज़ में इंक्लूड बिहेवियर सच एज, कैसा बिहेव करते हैं हम वुमेन के साथ, कैसा बिहेव होता है इसमें, हिटिंग, हिटिंग हो गया, स्लिपिंग, पंचिंग, किकिंग, मतलब कि मारना एक तरीके से उनको, वुमेन को मारना, स्लिपिंग चाटा मारना, हिटिंग हो गया हिट करना उसको, पंचिंग पंच करना, किकिंग किक करना उनको, है ना, वुमेन को। डैमेजिंग पर्सनल प्रॉपर्टी, वुमेन की पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या करना, डैमेज करना। रिफ्यूजिंग मेडिकल केयर और कंट्रोलिंग मेडिकेशन, कोई भी मेडिकेशंस वगैरह से मतलब मना कर देना मेडिकल केयर के लिए, या फिर उनको कंट्रोल करना, मेडिकेशन के लिए कंट्रोल करना। यूज ऑफ वेपन्स, वेपन्स ठीक है, इनका आप यूज लेना, तो वो सभी किस में आता है, फिजिकल एब्यूज में आता है। आप सबको इसके बारे में पता है, आपने सोशो उसमें साइकोलॉजी में पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, इमोशनल एब्यूज। इमोशनल एब्यूज क्या होता है, मतलब कि एक तरीके से उनको इमोशनली हार्म पहुंचाना, इमोशनली ब्लैकमेल बोल सकते हैं इसको। तो इमोशनल एब्यूज अकर व्हेन एन इंटीमेट पार्टनर सीक टू कंट्रोल हिज लव्ड वन बाई क्या क्या, उनको नेम कॉलिंग, इंसल्टिंग, नाम से बुलाना, मतलब कि दूसरे नाम से, मतलब जो नॉर्मल नाम है उसके अलावा जो बिगाड़ने वाले भी नाम होते हैं ना उससे बुलाना, इंसल्ट करना वो उसकी वुमेन की। ब्लेमिंग द पार्टनर फॉर एवरीथिंग, कोई भी काम हो, कोई भी गलत काम हुआ हो तो उसको ब्लेम करना कि ये इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से अगर ये ऐसा करती तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है, ब्लेमिंग करना। एक्सट्रीम जेलियस, जेलिसी एक तरीके से हो गई। सेमिंग, ह्यूमिलेट करना। आइसोलेशन, मतलब कि आइसोलेट कर देना, बंद कर देना कमरे में, तो वो एक तरीके वो भी क्या है कि कमरे में बंद रहेगी तो इमोशनल एब्यूज है वो उसके लिए। कंट्रोलिंग व्हाट द पार्टनर डज एंड वेयर द पार्टनर गोज, उसको कंट्रोल करना कि भाई कहाँ जा रही है, क्यों कर रही है, कहाँ जा रही है, जाने से रोकना कहीं भी, तो वो सभी किस में आता है, इमोशनल एब्यूज में आता है। सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज का मतलब ये नहीं कि सेक्सुअल एब्यूज नॉट अबाउट सेक्स, सेक्सुअल एब्यूज का मतलब सेक्स के बारे में नहीं है। It is about power and includes any sexual behavior performed without partner's consent. सेक्सुअल एब्यूज का मतलब सेक्स नहीं है, इसका मतलब है कि बिना उस मतलब वुमेन की बात कर रहे हैं अपन, तो बिना वुमेन की कंसेंट किए उसके साथ सेक्सुअली बिहेव करना, ये आता है सेक्सुअल एब्यूज में। जबरदस्ती करना, कौन कौन सा हो सकता है, फोर्सिंग ए पार्टनर टू हैव सेक्स विद अदर पीपल्स, उसको फोर्स करना, वुमेन को फोर्स करना कि तू उसके साथ सेक्स करे, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन के साथ, अदर पीपल। पर पुरसिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज व्हेन द विक्टिम इज नॉट फुल्ली कॉन्शियस और इज अफ्रेड टू से नो, ठीक है, मतलब कि वो कॉन्शियस है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, वो कॉन्शियस है ही नहीं, अचेतना, मतलब कि पूरी तरीके से वो उसको पता नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, और उस कंडीशन में उसके साथ ऐसी एक्टिविटीज करना, सेक्सुअल एक्टिविटीज करना। हर्टिंग पार्टनर फिजिकली ड्यूरिंग सेक्स, सेक्स के दौरान फिजिकली उसको मारना, है ना, हर्ट करना, उसको फिजिकली मारना। कोर्सिंग पार्टनर टू हैव सेक्स विदाउट प्रोटेक्शन, बर्थ कंट्रोल, है ना, मतलब कि बिना प्रोटेक्शन यूज किए, या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह बहुत सारी आती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह, बिना उनका यूज किए ही सेक्स करना, तो वो भी किस में आता है, सेक्सुअल एब्यूज के अंदर आता है, ठीक है। मतलब कि जब उसकी, अब आप कहोगे सर ये तो जरूरी है यूज करना, और यूज ना करना वो भी जरूरी है, तो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप यहाँ पे एक बार ये लाइन पढ़ो सेकेंड नंबर की, इट इज ऑल अबाउट, इट इज अबाउट इंक्लूडिंग सेक्सुअल परफॉर्म विदाउट पार्टनर्स कंसेंट, मतलब जब उसकी इच्छा ही नहीं है सामने वाले की, उस वुमेन की, उसके बिना उसके करना, कंसेंट के, उससे बिना पूछे जबरदस्ती करना, तो वो आता है सेक्सुअल एब्यूज में, तो यहाँ भी बिना उसकी इजाजत के आया है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एब्यूज, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एब्यूज, अब इसको अपन कैसे रोक सकते हैं, वुमेन एब्यूज को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या करें ऐसा कि ऐसा रुक जाए। तो वुमेन नीड्स प्रोटेक्शन, भाई औरत को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, बट दोज विथ वुमेन इलनेस नीड मोर केयर एंड प्रोटेक्शन, लेकिन जब वो बीमार हो तो उसको ज़्यादा, बीमार वुमेन इन इलनेस नीड मोर केयर एंड प्रोटेक्शन, उसको ज़्यादा केयर और ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, हम क्या कर सकते हैं, वुमेन को एजुकेशन देंगे, उसको जागरूक बनाएंगे कि भाई ऐसा हो तो आप बताइए, ठीक है, और
जागरूक करेंगे कि भाई ये करे तो ये एब्यूज के अंदर आता है, उनको बताएंगे तो सही एक बार। स्ट्रिक्ट लॉ एंड पनिशमेंट, कोई भी कर रहा हो तो पनिश करो उनको, स्ट्रिक्ट लॉ बनाओ, कानून बनाओ। वुमेन हेल्पलाइन एंड सपोर्ट सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन बनाएंगे, सपोर्ट सेंटर बनाएंगे कि आप वहाँ पे जाके अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है फिजिकली, इमोशनली, मेंटली या फिर सेक्सुअली, तो आप कंप्लेन करो। आपके कंप्लेंट पर क्या करेंगे हम, पनिश करेंगे उनको। एम्पावरमेंट एंड सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, सुना है आपने नाम, वो हो गया। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हो गया, भाई खुद कैसे बच सकते हैं अगर ऐसा हो तो। किसी आदमी ने किसी औरत पर चाटा मारा, थप्पड़ मारी, तो सामने वाला भी ऐसा कर सकता है, तो वो हम क्या करेंगे, डिफेंस करेंगे उसको। जेंडर इक्वलिटी कैंपेन, ये चलाएंगे हम, कैंपेन चलाएंगे जेंडर इक्वलिटी का, कि भाई मेल फीमेल बराबर है, इक्वलिटी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप कहोगे कि सर 80-20 का रेशो चल रहा है नोट सेट में, तो चल रहा है वो, अब उसके खिलाफ भी क्या है, आंदोलन वगैरह चल रहे हैं। गुड फैमिली सपोर्ट ग्रेटली इम्प्रूव द प्रोग्नोसिस, ठीक है भाई। एक तो फैमिली सपोर्ट होता है तो उसकी बात तो अलग ही होती है, फैमिली सपोर्ट भी जरूरी है, ठीक है। अब बात करती है नेक्स्ट की, इफ हस्बैंड्स फैमिली एक्सेप्ट द वुमेन विद फिजिकल एंड मेंटल इलनेस, सोसाइटी विल ऑल्सो फॉलो। कि भाई अगर हस्बैंड की फैमिली है, अगर वो मान जाए कि हाँ भाई इसके साथ क्या हुआ है, एब्यूज हुआ है, उस वुमेन के साथ एब्यूज हुआ है, तो सोसाइटी भी फॉलो कर सकती है। द वुमेन विद फिजिकली एंड मेंटल इलनेस शुड बी एक्सेप्टेड विद हर इलनेस, ठीक है। वुमेन विद फिजिकल एंड मेंटल इलनेस should be accepted with her illness. Violence is not the solution. भाई हिंसा एक सॉल्यूशन नहीं है। मेंटल इलनेस इज द विक्टिम, डिप्रेशन शुड बी प्रॉम्प्टली ट्रीटेड, ठीक है। भाई अब कोई बोल ही देगी भाई ये तो मेंटल इलनेस है, अगर वुमेन है, उसकी शादी हो गई, वुमेन है उसकी शादी हो गई और बाद में वो क्या है, फिजिकली और मेंटली क्या हो गई, बीमार हो गई, इलनेस हो गई, ठीक है। शादी के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या शादी के पहले भी अगर हो जाती है, यहाँ पे शादी के पहले वाली बात कही गई है और यहाँ पे क्या है, शादी के बाद वाली बात कही गई है, कि अगर भी शादी के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है फिजिकली या मेंटली, तो इसमें उसकी उस बीमारी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। सुरा का यूज हुआ है कि यहाँ पे उसकी जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए उसके हस्बैंड की फैमिली के द्वारा, कि भाई कोई बात नहीं, अगर हो गई है प्रॉब्लम तो उसके साथ एब्यूज तो ना करें, ठीक है। और यहाँ पे आया कि इफ द हस्बैंड्स फैमिली एक्सेप्ट द वुमेन विद फिजिकल एंड मेंटल इलनेस, तो सोसाइटी को भी उसको बात को फॉलो करना चाहिए, कि अगर हस्बैंड की फैमिली है वो मान रही है कि चलो कोई बात नहीं, इसकी वुमेन की फिजिकल और मेंटल इलनेस है, कोई बात नहीं हम शादी कर लेंगे, तो सोसाइटी को भी उसकी बात को फॉलो करना चाहिए, कि ये नहीं कि भाई सोसाइटी उसको पागल पागल बोले, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। और ये तो आपने पता चल कि बता दिया आपको। अगर ये हो जाता है तो वायलेंस इज नॉट सॉल्यूशन, कि भाई हिंसा वायलेंस है, वो सॉल्यूशन नहीं है। ये नहीं कि आप उसको एब्यूज करोगे फिजिकली या मेंटली, कैसा भी, उसको क्या करो आप, ट्रीटमेंट कराओ उसका, ठीक है। वुमेन का क्या कराओ, ट्रीटमेंट कराओ। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है, मेंटल इलनेस हो जाता है, तो उसका क्या करो, ट्रीटमेंट करो। ये नहीं कि आप उस वायलेंस करोगे, मारोगे उसको, ठीक है, इलाज कराओ। नेक्स्ट आता है चाइल्ड एब्यूज। चाइल्ड एब्यूज जैसे वुमेन के साथ हुआ था वैसे ही चाइल्ड के साथ होगा, बच्चों के साथ। Child abuse is physical, sexual or psychological maltreatment or neglected या neglect of a child or children especially by parent or other caregiver। मतलब कि पेरेंट, माता पिता या फिर कोई भी उसको केयर दे रहा है, उसके द्वारा बच्चों को, चाइल्ड और चिल्ड्रन मतलब बच्चे या बच्चों को नेग्लेक्ट करना या उसके साथ माल ट्रीटमेंट करना, उसको उस नेग्लेक्ट करना, कौन कौन से, फिजिकली, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल, तो वो किस में आता है, चाइल्ड एब्यूज के अंदर आता है। चाइल्ड एब्यूज मीन्स एनी काइंड ऑफ मिस ट्रीटमेंट। चाइल्ड एब्यूज का मतलब क्या है, एनी काइंड ऑफ मिस ट्रीटमेंट, हार्म और नेग्लेक्ट डन टू अ चाइल्ड बाय पेरेंट्स, गार्जियंस और अदर दैट अफेक्ट द चाइल्ड फिजिकल और मेंटल हेल्थ। कि भाई बच्चों को हार्म करना फिजिकली, मेंटली, पेरेंट्स के द्वारा या फिर गार्जियंस के द्वारा या फिर कोई अदर केयर गिवर है उसके द्वारा उसको हार्म करना, नेग्लेक्ट करना, जिससे क्या हो, बच्चों पर मेंटली और फिजिकली क्या इफेक्ट पड़े, प्रभाव पड़े, बच्चों की फिजिकल
चाइल्ड्स फिजिकल, बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर क्या पड़े अगर प्रभाव पड़ता है तो वो आता है चाइल्ड एब्यूज के अंदर आता है। देखते हैं चलो कॉजेज ऑफ चाइल्ड एब्यूज। तो चाइल्ड एब्यूज के क्या क्या कारण हो सकता है, तो फर्स्ट आता है फिजिकल एब्यूज के क्या कारण हो सकता है कि भाई बच्चों के ऊपर जो अभी हमने देख लिया फिजिकल एब्यूज क्या होता है, मेंटल एब्यूज क्या होता है, वो सब हमने बात कर ली। लेकिन कारण क्या है भाई चाइल्ड का, कारण क्या है फिजिकल एब्यूज का, तो पेरेंट्स एंगर और स्ट्रेस। भाई कभी कभी क्या होता है जो मत पेरेंट्स है वो गुस्से में होते हैं, गुस्से में होते हैं या फिर स्ट्रेस में रहते हैं, तो चलते चलते एक थप्पड़ मार दी चलो बच्चों के, चलते चलते मार दी, छोटा तो है वो, चलते चलते मार दी, मारी होगी आपकी मारी होगी, तो वो सब क्या है चाइल्ड एब्यूज। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है क्या होता है, इतना तो पढ़ रखा है आपने साइकोलॉजी में। अनरियलाइज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चाइल्ड। भाई बच्चों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा लेना कि यार तू तो नीट कर नीट में नंबर आएगा, डॉक्टर ही बनाएंगे तुझे और कुछ नहीं बनाएंगे। अब उसका सपोज नीट में नंबर नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ और उसका बीएस नर्सिंग में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो क्या किया गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में उसका बीएस नर्सिंग में एडमिशन हो गया, नीट में नहीं हुआ, तो उसको माता पिता को गुस्सा आ गया, पेरेंट्स को गुस्सा आया तो लगा दी दो तीन बेल्ट की मार दी, तो वो सब किस में आता है फिजिकल एब्यूज में आता है। सब्सटेंसेस एब्यूज, एल्कोहल ड्रग्स, ये पी के मार दी, ठीक है। पुअर्टी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, गरीबी है या फिर पैसों की कोई प्रॉब्लम है तो फिर मार दी बच्चों के, तो वो सभी फिजिकल एब्यूज में आता है, ठीक है। मतलब कि ऐसे बोल रहा है कि कब कब बच्चों के मार सकते हैं हम, ऑप्शन बताया अगर कोई गुस्से में है तो मार सकते हैं, तो मार दिया तो वो किस में आएगा फिजिकल एब्यूज में आएगा, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ सेक्सुअल एब्यूज के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो अनसेफ और अनसुपरवाइज्ड इन्वायरमेंट, कि भाई बच्चों में क्या है अनसेफ इन्वायरमेंट में हो, भाई जहाँ पे सेफ्टी ना हो, तो भी बच्चों के साथ क्या है सेक्सुअल एब्यूज हो सकता है। एब्यूजर इज नॉन एंड ट्रस्टेड, कि कभी कभी क्या होता है जो जो एब्यूज कर रहा है, जो भी सेक्सुअल एब्यूज कर रहा है वो जानकार होता है या फिर भरोसेमंद होता है, वो ही कर देता है। लेक ऑफ, क्यों, क्योंकि भरोसेमंद है तब बच्चे क्या है उनके साथ चल जाते हैं तो वो एब्यूज कर देता है, जानकार है भरोसेमंद है। लेक ऑफ अवेयरनेस, पता ही नहीं है अबाउट बाउंड्रीज, लेक ऑफ अवेयरनेस अबाउट बाउंड्रीज के बारे में पता ही नहीं है कि कहाँ तक है। नेग्लिजेंट्स पेरेंट्स और केयर गिवर, वीक लॉ एनफोर्समेंट, भाई कानूनी क्या है कमजोर है। सोशल साइलेंस, मतलब कि सोसाइटी अब ऐसा हो जा, चलो मान लो अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो चुप होगा, वो वीक लॉ इसकी बात चलती है, वो क्या है बताएगा नहीं, कोई कंप्लेन ही नहीं करेगा, कंप्लेन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा कि वो सोचेगा यार ये तो हमारी उस पर आ गई, इज्जत का सवाल है भाई, कोई क्या सोचेगा, चार लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, ठीक है, तो सोशल साइलेंस हो गया। फिर आता है इमोशनल एब्यूज के बारे में बात करें तो वही कब कब इमोशनली हो सकता है, फैमिली फाइट और प्रॉब्लम, कि फैमिली फाइट चल रही है, जमीन के ऊपर क्या हो गई लड़ाई हो गई, दो भाई है उनके जमीन के ऊपर लड़ाई हो गई, तो उनके बच्चे हैं वो इमोशनली स्ट्रेस हो जाएंगे कि यार लड़ाई चल रही है हमारे तो क्या करे, तो वो एक तरीके से हो गया इमोशनली स्ट्रेस हो गया, इमोशनली एब्यूज हो गया। पेरेंट्स स्ट्रेस और एंगर, पेरेंट्स क्या है गुस्सा है और चिंता में है तो बच्चे में क्या होगा इमोशनल एब्यूज होगा। लैक ऑफ लव एंड केयर, बच्चों के साथ प्यार से बात ही नहीं कर रहे तो वो भी इमोशनल केयर में आता है। टू मैनी एक्सपेक्टेशन के मैंने बता दिया अभी। एल्कोहल और ड्रग्स यूज इन पेरेंट्स, भाई पेरेंट्स के द्वारा अगर एल्कोहल और ड्रग्स यूज की जा रही है तो वो अगर बच्चों को पसंद नहीं है तो इमोशनल एब्यूज होगा, और अगर बच्चों को पसंद है वो भी उनके साथ एक एक पैक लगा रहे हैं तो वो इमोशनल एब्यूज में नहीं आएगी। पुअर्टी और मनी प्रॉब्लम्स हो गई। पेरेंट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स फीलिंग, और कोई माता पिता है वो बच्चों की फीलिंग ना समझे, ठीक है, तो वो सभी इमोशनल एब्यूज में आता है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, चाइल्ड एब्यूज को कैसे हम बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो नेवर लीव चाइल्ड अटेंडेड स्पेशली आउटसाइड ऑफ द होम, बच्चों को कभी भी अकेला मत छोड़ो आप, घर के बाहर बच्चों को कभी भी अकेला मत छोड़ो। बिवेयर टू ऑफ चेंजेस इन चाइल्ड बिहेवियर और एटीट्यूड्स, उनको बताओ भाई क्या क्या चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, चाइल्ड्स के एटीट्यूड्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, या फिर जो भी जेनेटिक्स भी चेंजेस आते हैं, जेनेटिक मतलब कि मेल फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं अलग अलग एज के साथ साथ, तो वो भी आप उसको बताओ। टीच चाइल्ड द डिफरेंट
बिटवीन गुड टच एंड बैड टच। गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, इसके बारे में बताओ। कौन सी जगह गुड टच होता है, कौन सी जगह बैड टच होता है, उसके बारे में आप उसको बच्चों को बताओ, ताकि वो समझ सके, जागरूक हो सके। पार्टिसिपेट इन चाइल्ड्स एक्टिविटी एंड नोन अबाउट द चाइल्ड्स फ्रेंड। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है। और जो बच्चे हैं उनके दोस्त कौन कौन से हैं, अच्छे हैं या नहीं है, उनके बारे में पता करो, भाई गंदे हैं या सही है। ठीक है, किस बैकग्राउंड से हैं वो, उन सभी के बारे में हम पता करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है वुमेन एम्पावरमेंट, स्त्री या महिला सशक्तिकरण। द वर्ड एम्पावरमेंट मीन्स चेंज इन लेवल ऑफ पावर। ओके, मतलब क्या है, हमारी शक्ति का लेवल चेंज करना, पावर का। वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स स्ट्रेंथनिंग strengthening the capacity of women in order to identify, understand and control lives, है ना। वुमेन एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस बाय विच वुमेन स्ट्रेंथ देयर कैपेसिटी इंडिविजुअली, कलेक्टिवली एंड टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड ओवरकम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा जी, कि वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है सर, बता दीजिए आप सुनो, आप पढ़ लिया हमने हिंदी में या इंग्लिश में, देख लिया हमने ऑथेंटिक लैंग्वेज में, अब इसको हम ऑथेंटिक लैंग्वेज में समझा देते हैं कि लड़कियों को या फिर जो महिला है, स्त्री है, लेडीज है, वुमेन है या फिर गर्ल्स है, उनको क्या करना, उनकी शक्तियों को बढ़ाना, एक तरीके से उनमें कॉन्फिडेंस लेके आना। अब कैसे बढ़ाएंगे उनको, मतलब लड़कियों को या फिर वुमेन को क्या देना, एजुकेशन देना, कॉन्फिडेंस देना या अपॉर्चुनिटी देना, ताकि क्या हो सके वो, ताकि वो समझ सके और जो भी उनमें एब्यूज वगैरह है उनसे बच सके, जागरूक हो सके वो, और डिसीजन ले सके, खुद का खुद डिसीजन ले सके, आइडेंटिफाई अंडरस्टैंडिंग कर सके। ठीक है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समझ सके और उससे बच सके। ठीक है, ये होता है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, मतलब पढ़ाना, एक तरीके से उनको जागरूक करना है। अब कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के, तो प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट हैज वेरियस एस्पेक्ट्स सजेस्ट, कौन कौन से हो सकते हैं, इमोशनल एम्पावरमेंट, सॉरी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सकता है, सोशल एम्पावरमेंट हो सकता है, लीगल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, कुछ समझाने का है नहीं इसमें। फिर आता कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एजुकेशन की बात करते हैं, कैसे हम उसको देश एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं वुमेन की, तो एजुकेशन, टीचिंग गर्ल टू बी एजुकेटेड एंड इंडिपेंडेंट, कि अगर हम लेडीज को या फिर जो गर्ल्स है उनको पढ़ाएंगे, एजुकेट करेंगे, सिखाएंगे कुछ, तो वो खुद ही क्या हो, स्वतंत्र हो जाएगी, किसी पर डिपेंड नहीं होगी, वो खुद का काम खुद कर लेगी। ठीक है, सेकंड इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक आया था उसकी बात चल रही है, गिविंग वुमेन अपॉर्चुनिटी टू अर्न एंड मैनेज मनी, कि भाई जो लेडीज वगैरह है उनको क्या करो, अपॉर्चुनिटी दो, ताकि वो खुद का खुद कमा सके और खुद पर कॉन्फिडेंस है उनको, और खुद के मनी है, खुद का पैसा है, खुद कमा सके, मैनेज कर सके, किसी पर डिपेंड होने की उनको जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गांव वगैरह है, वहाँ पे कुछ एनजीओस वगैरह है, उन्होंने कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं सिलाई वगैरह का। ठीक है, वो सिखाते हैं सिलाई करना, सिलाई कैसे करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि दिए जाते हैं, ताकि वो खुद इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो सके। लीगल राइट्स, अब यहाँ पे आया था ना लीगल एम्पावरमेंट, तो वो आ गया यहाँ पे लीगल राइट्स। लीगल राइट्स प्रोटेक्टिंग वुमेन फ्रॉम वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसको लीगल राइट्स बनाओ आपकी, भाई वुमेन है उनको वायलेंस से क्या हो, प्रोटेक्ट है, और डिस्क्रिमिनेशन है जो कि वो चल रहा है अभी, स्त्री पुरुष का, मेल फीमेल का चल रहा है, भाई उसको क्या है, कम कर सके। अब तो बहुत एक हद तक कम हो चुका है, एक लिमिट तक बहुत कम हो चुका है। अब तो हर क्षेत्र में आपके वुमेन है वो आगे है। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग वुमेन इन फैमिली, सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन। ठीक है, कि भाई सभी कामों में, या तो घर हो, सोसाइटी हो, पॉलिटिकल डिसीजन हो, सभी में क्या हो, वुमेन को आगे करो कि और शामिल करो, कि हाँ भाई आप बताओ, सबसे डिसीजन लो। ठीक है, उनसे डिसीजन लो। अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस, जागरूक बनाओ, कॉन्फिडेंस बनाओ लेडीज को। ठीक है, चलो भाई, हो गया ये भी। नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, फिर एक टॉपिक आता है टेस्टिकल्स सेल्फ एग्जामिनेशन। पहले क्या पढ़ते हैं, पहले ब्रेस्ट का पढ़ लेते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अब क्यों करते हैं सर ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ताकि खुद को पता चल सके, और अगर हम जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे कोई भी प्रॉब्लम को, तो उसका क्या है, अर्ली डिटेक्शन
कर लें तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे कैंसर है, कैंसर का अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे, अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे, डायग्नोसिस कर लेंगे, तो क्या है, उसका ट्रीटमेंट करा सकेंगे और वो प्रॉब्लम है वो सही तरीके से सॉल्व हो जाएगी पूरी तरीके से। तो वैसे ही है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, BSE, इसका अगर हम खुद ही एग्जामिन कर लें तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे, दिखाएंगे तो फिर अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। BSE शुड बी डन आफ्टर मेंस, मेंस के बाद, मतलब कि जो पीरियड्स है उसके 5 से 7 दिन बाद में आपको ये टेस्ट करना है। ठीक है, क्यों करना है सर ये, क्योंकि 5 से 7 दिन बाद में क्या होगा कि जो ब्रेस्ट है वो सॉफ्ट हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, ब्रेस्ट है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। फीमेल की बात चल रही है, मेल की बात नहीं चल रही यहाँ पे। ठीक है, अब ये वर्ड सुन के आप समझ गए होंगे। दिस एग्जामिनेशन मे बी डन इन बेडरूम, कहाँ पे हो सकता है, ये बेडरूम में हो सकता है, बाथरूम में हो सकता है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कांच के सामने या मिरर के सामने खड़े होकर आपको ये एग्जामिनेशन करना है, बेडरूम में या फिर बाथरूम में। ठीक है, ताकि प्राइवेसी मेंटेन रह सके। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ BSE, कौन कौन सी स्टेप होगी, लाई डाउन स्ट्रेट ऑन द बैक, प्लेस अ पिलो अंडर द राइट शोल्डर एंड कीप द राइट आर्म अंडर द हेड। ओके, क्या है, लाई डाउन, लेट जाइए नीचे बैक की तरफ, मतलब कि ना जो बैक है, जो पीठ है, एक तरीके से पीठ है, पीछे का हिस्सा है वो नीचे रहना चाहिए, मतलब सीधे एक सुपाइन पोजीशन बोलते हैं अपन, सुपाइन पोजीशन में एक तरीके से लेट जाओ, लेट गए। पिलो रख लो आप कहाँ पे, पिलो अंडर द राइट शोल्डर, राइट शोल्डर है आपका, जो दायां कंधा है राइट शोल्डर है, वहाँ पे पिलो रख दो, और जो राइट है आर्म है अंडर द हेड, उसको हेड के नीचे रख लो। अब आप खुद इमेजिन करके देख लो। ठीक है, सेकंड है यूज द फिंगर पैड्स ऑन द 3 मिडिल फिंगर, जो बीच की जो 3 अंगुली है, चेक कर लो कौन सी है। ठीक है, ऑफ द लेफ्ट हैंड की 3 अंगुली मिडिल फिंगर्स, टू फील एनी लंप और नोडल्स इन द राइट ब्रेस्ट में चेक करना है आपको कि भाई कोई लंप या फिर नोडल्स वगैरह तो नहीं है। किससे करना है, 3 अंगुलियों से। ठीक है, कर लिया सर। आगे स्टेप ऑफ प्रोसीजर, स्टेप्स यहाँ पे उसके बाद में वापस यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो भाई स्टेप्स, फिर आएगा कि विद द फिंगर्स ट्राई टू फील अराउंड द ब्रेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी लंप और एलिवेट एरिया, कि भाई विद द फिंगर ट्राई, फील करने की कोशिश करो कि ब्रेस्ट के चारों तरफ कि कोई लंप या फिर एलिवेट एरिया तो नहीं है। ठीक, भाई सब नॉर्मल है या फिर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है आपको। ठीक है, गांठ वाट गठान वगैरह तो नहीं है। आइदर या इधर सर्कुलर मूवमेंट ऑफ और फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एनी मेथड में बी फॉलोड, पुट द एंटायर ब्रेस्ट शुड बी एग्जामिन। क्या करना है, सर्कुलर मोशन में देखो। ठीक है, सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मूवमेंट करो आप अपने लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट पर। ओके, उसी पोजीशन में रहो और करते रहो। सर्कुलर कर लिया, और फिर क्या करना है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ करो। ठीक है, भाई कोई चेंजेस तो नहीं है, आगे चलो। उसके बाद में क्या करना है, इफ देर इज एनी चेंज इन द कलर, अगर कोई कलर में चेंजेस है, या एलिवेशन ऑफ द ब्रेस्ट में एलिवेट एरिया है कुछ, निप्पल और एरोला में कुछ चेंजेस है, इट शुड बी नोटेड, इसको नोट कर लो। दिस चेंज कैन बी सीन बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। आफ्टर, अब जो ये चेंजेस है, कौन सा चेंजेस है, ये कलर वगैरह का कलर हो गया। ठीक है, निप्पल वगैरह है, ये आप खड़े होकर देख सकते हो। बाकी की जो प्रोसीजर थी सर्कुलर मोशन वाली, वो तो आपको लेट कर करनी ही है। ठीक है, ये हमने बताया आपको पिलो रख के। ठीक है, आफ्टर एग्जामिनेशन द द राइट्स द राइट ब्रेस्ट ऑल्सो एग्जामिन द लेफ्ट ब्रेस्ट, जैसे आपने राइट ब्रेस्ट का एग्जामिन किया, वैसे ही लेफ्ट ब्रेस्ट का भी कर लो। इफ एनी एबनॉर्मलिटी इन फाउंड, अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो आप डॉक्टर से एडवाइस लो। ठीक है, अब ये कर लिया, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन हो गया, स्टेप हो गई। BSE चेंज इन रिपोर्ट, तो क्या क्या देखने को मिलता है चेंजेस, लंप, हार्ड नोट एंड थिकनिंग इन द ब्रेस्ट। ठीक है, एक तो ये देखने को मिल सकता है। अनयूजुअल स्वेलिंग, सूजन टाइप स्वेलिंग हो गई, वार्मथ, रेडनेस और डार्कनिंग हो गया।
ठीक है, ये एरिया, कोई एरिया है वो रेडनेस हो गया, वार्मथ हो गया, डार्कनिंग हो गया, चेंज इन द साइज, साइज में चेंजेस हो गया, शेप में चेंज हो गया ऑफ योर ब्रेस्ट, एंड इच सोर, खुजली चल रही है या फिर इचिंग हो रही है, सोर है, रेसेस है निप्पल पर, तो चेंजेस आ सकता है। मतलब क्या क्या आपको ध्यान रखना है। पेन द लोकलाइज इन वन एरिया, किसी एक एरिया में पेन हो रहा हो, निप्पल डिस्चार्ज दैट स्टार्ट सडनली और ब्लडी, भाई कोई निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा हो, ठीक है, वो भी चेक करो। ये तो हो गया ब्रेस्ट का या ब्रेस्ट का। अब आता है टेस्टिकल्स का। टेस्टिकल्स का भी हमें सेम करना है। टेस्टिकल का भी वही, क्यों करना है, ताकि पहले पता कर चल सके। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन इज अ प्रोसीजर वेयर अ पर्सन असेस हिज टेस्टिकल्स, जिससे क्या है उसके टेस्टिकल्स का पता चल सके, एंड स्क्रोटम फॉर द एनी टाइप ऑफ स्वेलिंग लंप एंड पेन, इसके बारे में पता चल सके। दिस प्रोसीजर इज डन इन फ्रंट ऑफ द मिरर वाइल टेकिंग बाथ, जब नहाने जाए तब हम इसको प्रोसीजर को चेक करना है इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब क्यों करना है वो देख लेते हैं। टू असेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी लंप, कोई भी लंप वगैरह है, गांठ वगैरह है, गठान है, तो उसका पता चल सके। टू असेस एनी एबनॉर्मलिटीज, कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं है उसका पता चल सके। टू असेस अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर, बिकॉज टेस्टिकुलर कैंसर टिपिकली प्रेजेंट विद पेनलेस टेस्टिकल स्वेलिंग और लंप, ठीक है, इनके बारे में पता चल सके, इसलिए ये एग्जामिनेशन हम करते हैं। कौन सा एग्जामिनेशन, TSE, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। अब स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर की स्टेप देख लेते हैं। वही जैसे ब्रेस्ट की थी वैसे इसकी है। लाइक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन शुड बी डन वंस इन मंथ, महीने में एक बार तो कम से कम करना ही आपको। द बेस्ट फॉर TSE राइट आफ्टर द हॉट बाथ, कब करना है इसका राइट टाइम क्या है कि गर्म पानी से नहाने के बाद, हॉट बाथ लेने के बाद में करना है। क्यों, जिससे क्या होगा, टेस्टिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे और विच मेक्स इट ईजियर फॉर एग्जामिनेशन, आसानी रहेगी एग्जामिनेशन करने में, ठीक है, रिलैक्स हो जाएंगे टेस्टिकल्स। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, एंड लेफ्ट लिफ्ट द राइट लेग, अपना जो राइट लेग है उसको क्या है एक चेयर पे रख दो, प्लेस ओवर द चेयर, अपना जो राइट पैर है, राइट लेग है, उसको चेयर पे रख दिया सर। इट विल हेल्प टू एक्सपोज होल टेस्टिकल्स, इससे क्या होगा, जो पूरा टेस्टिकल्स है उस वो एक्सपोज हो जाएगा और आसानी रहेगी। टेक द टेस्टिकल्स बिटवीन द थंब एंड फिंगर्स, टेस्टिकल्स को कैसे रखना है, थंब के और फिंगर्स के बीच में रखना है। बोथ द हैंड विद स्लाइट प्रेशर, धीरे धीरे उसको प्रेशर लगाना है। जेंटली रोल, और धीरे धीरे जेंटली उसको क्या है रोल करना है, घुमाना है। द टेस्टिकल्स इन द बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से करना है ये, ठीक है। असेस फॉर एनी लंप और स्वेलिंग, अगर कोई स्वेलिंग वगैरह है उसको असेस करो भाई है या नहीं है। एज द प्रोसीजर एज द प्रोसेस डन इन द राइट टेस्टिकल, जैसे राइट में होती है वैसे हमें सेम प्रोसीजर लेफ्ट में करनी है। लिफ्ट द लेफ्ट लेग, क्या करना है आपको, वही लेफ्ट लेग आपको चेयर पे रखना है। टेक लेफ्ट टेस्टिकल इन द बोथ हैंड्स, लेफ्ट टेस्टिकल से दोनों हाथों से उसको स्लाइटली प्रेशर और जेंटली रोल करना है दोनों हाथों से, ठीक है। भाई कोई असेस करना है और कोई चेंजेस तो नहीं है, लंप्स वगैरह। ऑल्सो चेक फॉर साइज, क्या क्या चेक करना है, साइज भी चेक करो बोथ टेस्टिकल्स की। राइट टेस्टिकल्स इज लिटिल लार्जर देन लेफ्ट विच इज नॉर्मल, ठीक है, मतलब कि जो लार्ज वाला है वो थोड़ा क्या होता है, लार्जर, बड़ा होता है थोड़ा सा, जबकि लेफ्ट है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल नॉर्मल टेस्टिकल्स कैसे होते हैं, नॉर्मल होता है कि राइट वाला तो थोड़ा सा लार्ज होता है, किससे, लेफ्ट से लार्ज वाला बड़ा होता है, ठीक है, मतलब ठीक है। टेस्टिकल्स सेल्फ एग्जामिनेशन डू नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, कि ऐसा ना हो गया जेंटली प्रेशर देना है, यानी ज़्यादा तेज आपने प्रेशर दे दिया तो पेन वेन होगा। अब अगर आप जो कर रहे हो एग्जामिनेशन उसमें पेन और स्वेलिंग, पेन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। और क्यों करते हैं ये अपन, पेन और स्वेलिंग वगैरह सब पता चल सके, इसमें लंप्स वगैरह को आपने देख लिया। कैंसर लंप यूजुअली फाउंड इन फर्म एंड पेनलेस, जो कैंसर की लंप होती है वो फर्म में पाई जाती है, मतलब कि जो मसल होती है, मांस वगैरह होता है, स्किन है ना, उसमें पाई जाती है, और वो पेनलेस होती है, उसमें पेन नहीं होता। इफ एनी एबनॉर्मलिटीज, अगर कुछ एबनॉर्मलिटी पाई जाती है ड्यूरिंग टेस्टिकल्स एग्जामिनेशंस लाइक चेंज इन शेप, साइज, कलर,
फाउंड एनी लंप, कुछ भी मिलता है, डिस्चार्ज हो गया, स्वेलिंग हो गई, देन कंसल्ट टू द डॉक्टर, डॉक्टर से बात करो कि सर मेरे ये किया था और ये देखने को मिला। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो वो आपको आगे डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। तो ये होता है आपका प्यारा सा लेक्चर कंप्लीट, यूनिट 7। आगे हम अगली यूनिट के बारे में बात करेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं, और कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, और जिसके लिए कमेंट करने की बोला था वो कमेंट करे। ठीक है, बाकी तो सब मजे में है ही। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो पढ़ते रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मिलते हैं लेक्चर के साथ। राधे राधे।